नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनवीएस एकेडमी जो हमारे न्यू सक्षम का चैनल है, इसी न्यू सक्षम के चैनल के ऊपर एनवीएस एकेडमी के अंदर हमने कल देखा था। यहाँ पर मेरे हिस्ट्री के 4 यहाँ पर वीडियो डल चुके हैं। इसी वीडियो के अंदर अगर हम एनवीएस के अंदर देखेंगे तो इसी के अंदर आपको मैथ के कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के वीडियो भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो इसी क्रम के अंदर हमने कल पढ़ा था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं कि सम्राट अशोक के बारे में हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया था। एक तो सम्राट अशोक का राज्याभिषेक देख लिया था, राज्याभिषेक देख लिया था। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। इसके बाद में सम्राट अशोक की उपाधियां देख ली थी। सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था वो देख लिया था। सम्राट अशोक को पुराणों के अनुसार अशोक वर्धन बोला गया था। अभिलेखों के अंदर से देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, ये हमने यहाँ पर देख लिया था। इसके बाद में सम्राट अशोक के शिलालेख देख लिए थे, शिलालेख। इसके बाद में सम्राट अशोक के हमने स्तंभ लेख देखे थे, स्तंभ लेख। इसके बाद में हमने सम्राट अशोक के गुहा लेख देखे थे, गुहा लेख। और इसके बाद में हमने देखा था कि सम्राट अशोक के शासन काल में ही एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। तो ये कलिंग युद्ध भी हमने देख लिया था। इसके बाद में हमने देखा था कल कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कुल कितने धर्मों को अपनाया था। 3 धर्म को इसने अपने जीवन काल में अपनाया था। इसका पहला धर्म था शैव धर्म, ये शैव धर्मावलंबी भी था। इसके बाद में कलिंग युद्ध के बाद में इसने दूसरा बौद्ध धर्म किया था, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और तीसरा था आजीविक धर्म, आजीविक संप्रदाय। जो इसका पिता था बिंदुसार, इसे बिंदुसार भी आजीविक संप्रदाय से ही संबंधित था। तो सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कुल कितने धर्मों को स्वीकार किया था, उसने 3 धर्म को इसने स्वीकार किया था। इन 3 धर्मों के बारे में भी हमने यहाँ पर कल चर्चा कर ली थी। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसी के अंदर सम्राट अशोक के आगे हम बढ़ते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं। देखो, सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। और पाटलिपुत्र के अंदर इस तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इसी तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी मोगलीपुत्र के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। ये भी हमने कल देख लिया था। अब आज हम देखते हैं कि इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्रियों को विदेशों के अंदर भेजता है। अर्थात अगर कई बार प्रश्न आता है कि इतिहास का पहला शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को विदेशों में भेजता रहा, तो वो भी कौन था? हमारा सम्राट अशोक ही था। तो अशोक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो कि इसने किस पुत्र को कहां पर भेजा था और इसने कहां पर उससे कौन सा राजा इनसे प्रभावित होता है और वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। तो पहले तो देखते हैं कि सम्राट अशोक का एक पुत्र था महेंद्र, वह पुत्री का नाम था संघमित्रा। महेंद्र व संघमित्रा को वह श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका। और वहां का शासक था तिस्से। ये तिस्से इनसे प्रभावित हो जाता है, इन महेंद्र व संघमित्रा से। और इस तिस्से ने भी कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। दूसरा एक पुत्र था सोन व पुत्री का नाम था सोन व उत्तरा। सोन व उत्तरा को इसने भेजा था बर्मा या म्यांमार या स्वर्ण भूमि अपने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। तो एक तो पहला शासक है सम्राट अशोक जिसने बौद्ध धर्म के स्वीकार करने के, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र व पुत्रियों को भेजता रहा। अशोक व महेंद्र व संघमित्रा को कहां पर भेजा था? इसने लंका भेजा था। और वहां का राजा तिस्से टाइम से प्रभावित हो जाता है और उसने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। सोन व उत्तरा को ये बर्मा या म्यांमार भेजता है और ये इसने भी वहां पर इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया था।
अब देखते हैं कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। मैं आपको बता देता हूं, महेंद्र व संघमित्रा ये दोनों थे महादेवी के पुत्र। महादेवी के पुत्र थे दोनों। महादेवी सम्राट अशोक की प्रथम पत्नी थी और ये महादेवी यानी उज्जैन की राजकुमारी, ये उज्जैन की राजकुमारी थी, जहां पर सम्राट अशोक यहाँ का उज्जैन का ही क्या था, गवर्नर जनरल था राज्याभिषेक के पहले। तो ये महादेवी के पुत्र थे महेंद्र व संघमित्रा और ये दोनों कहां पर गए थे, श्रीलंका के अंदर गए थे। अब देखते हैं कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो पुराणों के अनुसार बताया गया है कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। कुणाल था सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल पुराणों के अनुसार। कुणाल के बाद में आया था संप्रति। कौन था कुणाल के बाद में? कुणाल का उत्तराधिकारी कौन था? संप्रति थी। और ये जैन धर्म इसने स्वीकार किया था, जैन धर्मावलंबी था, या संप्रति ने भी कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म स्वीकार किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म स्वीकार किया था। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। ये से बृहदत्त की हत्या की गई थी 184 ईसा पूर्व के अंदर। बृहदत्त का ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद में मगध के अंदर शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल है। कुणाल का उत्तराधिकारी कौन था? संप्रति थी। और संप्रति ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म स्वीकार किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और 184 ईसा पूर्व के अंदर इसकी हत्या कर दी गई थी। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक को देवानामप्रिय की उपाधि दान की थी। तो सम्राट अशोक के अलावा मौर्य वंश का वह शासक है जिसने देवानामप्रिय के नाम से भी जाना जाता है। तो सम्राट अशोक के अलावा मौर्य वंश का एक शासक और भी था जिसका नाम था दशरथ। इस दशरथ ने भी अशोक के समक्ष ही देवानामप्रिय की उपाधि दान की थी और ये बृहदत्त का पिता था दशरथ, यानी बृहदत्त से पहले शासक था कौन है? दशरथ। क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहदत्त है। कितने नंबर का शासक है? तो ये 10वें नंबर का। मौर्य वंश के अंदर कुल राजा हुई थी कितने? 10। तो बृहदत्त कितने नंबर का शासक हुआ? 10वें नंबर का ये शासक हुआ। अब हम चर्चा करते हैं कि ये मौर्य वंश के अंदर सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी अच्छा शासन किया, लेकिन फिर भी इस मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ? तो इस मौर्य वंश के पतन के हम यहाँ पर देखते हैं कारण कि मौर्य वंश के पतन के कुल कितने कारण बताए गए हैं, किस विद्वान के द्वारा ये कारण बताए गए हैं। तो यहाँ पर 5 कारण बताए गए हैं मौर्य वंश के पतन के, लेकिन अनेक अलग अलग विद्वानों के द्वारा यहाँ पर कारण बताए गए। जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ से ये मौर्य वंश के बारे में पतन से संबंधित यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है और किस आधार पर एक क्वेश्चन बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो मौर्य वंश के पतन के कारण, मौर्य वंश के पतन के कारण, देखते हैं। पहला कारण बताया गया है मौर्य वंश के पतन का कि सम्राट अशोक ब्राह्मण विरोधी था। ब्राह्मण विरोधी था, या सम्राट अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति बताई गई। दूसरी नीति बताई गई थी
कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में अहिंसा की नीति अपनाई थी। अहिंसा की नीति अपना ली थी, जिससे भी मौर्य वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। तीसरी नीति बताएगी कि कलिंग युद्ध करने के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, अर्थात अपने राजकोष से ये क्या करना लग गया था, दान देना प्रारंभ कर दिया था। इसके आधार पर उसका राजकोष खाली हो गया था। तो सम्राट अशोक का राजकोष की रिक्तता, राजकोष की रिक्तता। चौथा कारण बताया गया है कि सम्राट अशोक के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी ये कमजोर साबित हुए थे, तो सम्राट अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, सम्राट अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी। और पांचवा कारण बताया गया प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता। तो यहां पर कुल 5 कारण बताए गए हैं सम्राट मौर्य वंश के पतन के। इन 5 कारणों को अनेक अलग अलग 5 विद्वानों के द्वारा इनको स्पष्ट किया गया। देखो, एक सम्राट अशोक ब्राह्मण विरोधी नीति बताई गई थी। तो ये बताने वाला कौन था? हर प्रसाद शास्त्री, हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा ऐसा बताया गया है कि सम्राट अशोक ब्राह्मणों का विरोध करता था। अगर ब्राह्मण विरोधी नीति बताई है तो बताने वाला भी कोई ना कोई कौन है? ब्राह्मण ही है, शास्त्री है। तो सम्राट अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति बताने वाला विद्वान कौन है? हर प्रसाद शास्त्री है। दूसरी नीति है अशोक की अहिंसा की नीति, यानी शांति की नीति या अहिंसा की नीति। ये बताने वाला है हेमचंद्र चौधरी, हेमचंद्र चौधरी ने बताया था कि सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध करने के बाद में युद्ध की नीति नहीं त्यागनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर हिंसा नहीं होगी तो उसका साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा। अगर कोई भी युद्ध नहीं करेगा शासक तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता, अपनी सीमाओं को नहीं बढ़ा सकता। तीसरी है अशोक की राजकोष की रिक्तता। अगर हम बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हैं तो कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहां पर बनवाते हैं क्या? डीडी। बैंक के अंदर पैसा यानी राजकोष को बनने के लिए हम क्या बनाते हैं? डीडी। तो उस विद्वान का नाम भी है डीडी कोसामी, डीडी कोसामी। ये नीति क्लियर। चौथी है उसके उत्तराधिकारी क्या हुए? कमजोर हुए। तो हम यहाँ पर ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी उसका उत्तराधिकारी है या नहीं है, तो इसकी जांच करने के लिए हम एक जांच करते हैं डीएनए टेस्ट। तो उसका नाम है डीएन झा। विद्वान का नाम है कि सम्राट अशोक की कमजोर उत्तराधिकारी हुए, इसका वर्णन करने वाला विद्वान कौन था? डीएन झा। और यहाँ पर 5वां कारण है प्रशासनिक शिथिलता। ये बताने वाला था रोमिला थापर, रोमिला थापर के द्वारा ये कारण बताया गया। तो मौर्य काल के पतन के यहाँ पर कारण बताए गए हैं कितने? 5 कारण बताए गए हैं। अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति, हर प्रसाद शास्त्री ने ब्राह्मण है तो कोई ना कोई ब्राह्मणी बोलेगा। अशोक की अहिंसा की नीति, अहिंसा यानी हिंसा उसने नहीं की, शांति की नीति बताई है। तो ये बताने वाला कौन है? हेमचंद्र चौधरी है। अशोक के राजकोष की रिक्तता, राजकोष को भरना है तो हमें क्या बनानी है? डीटी बनानी है, डीडी कोसामी। अशोक के उत्तराधिकारी कैसे हुए? कमजोर हुए। तो उसके लिए हमें टेस्ट करेंगे कौन सा? डीएनए टेस्ट करते हैं, लेकिन एक ही जगह में क्या करना है? झा करना है। और प्रशासनिक शिथिलता को बताने वाला कौन था? रोमिला थापर के द्वारा इसको प्रशासनिक शिथिलता बताई गई थी।
तो इस मौर्य वंश के पतन के यहाँ पर निम्न कुल कितने कारण बताए गए हैं? 5 कारण बताए गए थे। अब हम इसके बाद में चर्चा करेंगे कि मौर्य वंश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था किस आधार पर होती थी, प्रशासन के अंदर कुल कितने मंत्री हुआ करते थे, इन मंत्रियों का क्या पहले भी चुनाव होता था, क्या इनका चुनाव नहीं होता तो क्या किसी एग्जाम का आयोजन होता था, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। मौर्य कालीन प्रशासन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें। मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन देखते हैं दोस्तों। प्रशासन के अंदर मौर्य काल के अंदर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के अंदर सर्वाधिक शक्तियां सम्राट के पास में होती थी। सर्वाधिक शक्तियां सम्राट या राजा के पास में होती थी। सर्वाधिक शक्तियां किसके पास में? सम्राट या राजा के पास में होती थी मौर्य काल के अंदर। अब इस राजा की सहायता के लिए भी क्या होता था क्या? तो राजा की सहायता के लिए एक होती थी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और एक होता था मंत्री, मंत्री परिषद और मंत्री। अब देखते हैं दोस्तों, राजा की सहायता के लिए क्या है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की सदस्य संख्या होती थी 12 से लेकर 15 के मध्य, यानी 12 कम से कम 12 होगी, अधिकतम कितनी होगी? 15 होगी। मंत्री परिषद के अंदर कुल कितने सदस्य होंगे? 12 से 15 के मध्य सदस्य होंगे। इनको भी वेतन मिलता था, लेकिन इनको वेतन मिलता था वार्षिक वेतन। इनको वेतन दिया जाता था किस आधार पर? 1 साल का वेतन होता था और इनको वार्षिक वेतन मिलता था 12,000 पण, 12,000 पण प्राप्त होता। उस समय जो चांदी का सिक्का चलता था मौर्य काल के अंदर, उस चांदी के सिक्के को हम क्या बोलते थे? पानी। मैं अलग से इनको पढ़ाऊंगा कि सिक्के मौर्य काल में सिक्के कुल कितने प्रकार के होते थे। मौर्य काल के अंदर 4 प्रकार के सिक्के चलते थे। जो सोने का सिक्का होता था उसे हम क्या बोलते थे? जो चांदी का सिक्का होता था हमें उसको क्या बोलते थे? पण बोलते थे। तो इनको वार्षिक वेतन मिलता था कितना? 1000 पण, 12,000 पण इनको वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्रियों की सदस्य संख्या होती थी 3 से लेकर 5 के मध्य, और इनको भी वार्षिक वेतन मिलता था। और इनको भी वार्षिक वेतन कितना प्राप्त होता था? 48,000 पण, 48,000 पण प्राप्त होता था वार्षिक। अब देखते हैं मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 12 से लेकर 15। आज अगर हम देखें कि कोई भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के अंदर जो मंत्री परिषद होती है, जो मंत्री परिषद होती है उसकी भी सदस्य संख्या निश्चित होती है। यानी 2091वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर ये प्रावधान किया गया कि अगर हम केंद्र के अंदर अगर हम मंत्री परिषद बनाते हैं तो लोकसभा का 15% हमारे क्या बन सकती है? मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो इसी आधार पर अगर हम मौर्य वंश के अंदर चर्चा करें तो मौर्य वंश के अंदर मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 12 से लेकर 15 के मध्य होगी। इनको वार्षिक वेतन कितना मिलेगा? 12,000 पण प्राप्त होता था। दूसरी होती है यहाँ पर मंत्रियों की सदस्य संख्या 3 से लेकर 5 के मध्य है। इनको भी वार्षिक वेतन मिलता था और इनको वार्षिक वेतन मिलता था 48,000 पण। यानी राजा का ही जो बड़ा लड़का या कोई रिश्तेदार होता था वही शामिल होता था किसके अंदर? मंत्रियों के अंदर। आज जो वर्तमान में हमारा लोकतंत्र है, इस आधार पर वहां पर उस समय लोकतंत्र नहीं होता था, उस समय यहाँ पर राजतंत्र होता था। यानी आज वर्तमान में चुनाव होते हैं लेकिन उस समय यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई चुनाव नहीं होता था। तो इस मंत्री परिषद और मंत्रियों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा का आयोजन होता था और उस परीक्षा का नाम है उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण नामक एक परीक्षा का आयोजन होता था और इसी उपदा परीक्षण नामक परीक्षा के माध्यम से मंत्री परिषद और मंत्रियों के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी दोस्तों। तो आज हमारा
चैप्टर नंबर है एमबीएस एकेडमी के अंदर। इसको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना।